नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान कार्यक्रम हेलो किसान में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं मोनालिसा। इस कार्यक्रम में हम आपके लिए कृषि क्षेत्र से जुड़े हुए अहम विषय लेकर आते हैं और चूंकि ये फोन इन कार्यक्रम है तो आप भी इस कार्यक्रम में हमारे साथ शामिल हो सकते हैं अपने सवालों के साथ। तो आइए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले आपको आज के विषय के बारे में बता दें जिस पर हम चर्चा करेंगे। आज के विषय है अश्वगंधा और गिलोय की खेती। इसके अलावा सरसों की फसल के साथ मधुमक्खी पालन। इन विषयों पर आज हम विस्तार से चर्चा करेंगे अपने खास मेहमानों के साथ। अगर आप कोई सवाल पूछना चाहते हैं जो इन विषय से जुड़े हुए हैं तो आप हमारे टोल फ्री नंबर पे कॉल कर सकते हैं। हमारे टोल फ्री नंबर्स हैं 1800-113060 और 1800-113061। ये टोल फ्री नंबर है, यानी कि आप मुफ्त में कॉल कर सकते हैं, तो बेझिझक कॉल करें। बस इस बात का ध्यान रखें कि जब भी आप कॉल करें तो टीवी की आवाज बंद रखें, इससे बातचीत में रुकावट आती है। तो यहाँ पर आगे बढ़ते हैं और हमारे खास मेहमानों के साथ आपका परिचय करा दें। हमारे साथ यहाँ पर डॉक्टर केसी भट्ट मौजूद है जो कि प्रधान वैज्ञानिक है राष्ट्रीय पादप आनुवांशिक संसाधन ब्यूरो नई दिल्ली में। डॉक्टर भट्ट, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस कार्यक्रम में। धन्यवाद जी। इसके अलावा हमारे साथ अगले मेहमान यहाँ पर मौजूद है डॉक्टर बलराज सिंह जो कि प्रधान वैज्ञानिक है IRI पूसा नई दिल्ली में। डॉक्टर बलराज सिंह, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। तो बातचीत के यहाँ पर शुरुआत करते हैं और जैसा कि आज का हमारा विषय है अश्वगंधा और गिलोय की खेती, तो आइए सबसे पहले इसके बारे में समझने की कोशिश करते हैं। डॉक्टर भट्ट, बताएं हमें कि व्यावसायिक खेती तो किसान तभी करेंगे जब उन्हें इसमें मुनाफा नजर आएगा, जब इन उत्पादों की मांग ज्यादा होगी। तो ऐसे में अश्वगंधा और गिलोय के बारे में जानना चाहेंगे कि क्या खूबियां हैं इनमें, किस तरह के औषधीय गुण पाए जाते हैं इनमें। बहुत अच्छा सवाल आपने किया है। अश्वगंधा जिसको अश्वगंध भी कहा जाता है जी, और इंडियन जिनसेंग भी इसको कहा जाता है, बहुत महत्वपूर्ण औषधि है। इसका बॉटनिकल नेम है वुदानिया सोमनिफेरा। जो सोमनिफेरा नाम इसका है वो इसको इसलिए दिया गया है कि ये नींद की, जिसको नींद की बीमारी है उसकी नींद की बीमारी को दूर करने का ये काम करती है। तो ये बहुत एक उपयोगी औषधि है। उसी तरह जो गिलोय है, जैसे आपने देखा होगा कि जब हमारे देश में या कहीं पे भी डेंगू, मलेरिया ये सब होता है तो गिलोय के रस को, जूस को, इसको बनाकर पीने को कहा जाता है। इसके अलावा इसको और भी कई सारे बीमारियों में देते हैं। इसको गुड़वेल, गुड़ची और नामों से भी जाना जाता है। ये बहुत महत्वपूर्ण औषधियाँ हैं। इनका कल्टीवेशन, इनका खेती करना किसानों के लिए बहुत फायदेमंद होगा। न कि किसानों के लिए नहीं बल्कि हमारे स्वास्थ्य वर्धन में भी बहुत महत्वपूर्ण काम करेंगे। बिल्कुल। तो ऐसे में किसान जो अश्वगंधा और गिलोय की खेती कर रहे हैं या करना चाहते हैं, उन्हें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, इसके बारे में विस्तार से बातचीत करेंगे। आइए उससे पहले नजर डाल देते हैं एक रिपोर्ट पर। अश्वगंधा एक औषधीय फसल है। रबी में अश्वगंधा की फसल के लिए औसत तापमान 20 से 40 डिग्री सेंटीग्रेड तक होना चाहिए। इसकी खेती बलुई दोमट से हल्की रेतीली मिट्टी जिसका जल निकास अच्छा हो उसमें की जा सकती है। मिट्टी का pH मान 6 से 8 तक होना चाहिए। अश्वगंधा की बुआई के लिए 10 किलो बीज प्रति हेक्टेयर के लिए काफी रहते हैं। अश्वगंधा को अधिकतर छिटका विधि से बोते हैं और कतारों में इसकी बुआई की जाती है। हालांकि कतारों में बुआई करने में बीज कम लगता है। बुआई से पहले बीजों को उपचारित कर ले। अच्छा उत्पादन लेने के लिए करीब 80 से 100 पौधे प्रति वर्ग मीटर या 8 से 10 लाख पौधे प्रति हेक्टेयर होना चाहिए। रबी सीजन में इसे 3 से 5 बार सिंचाई की जरूरत पड़ती है। वहीं गिलोय की बुआई के लिए बलुई दोमट मिट्टी अच्छी रहती है। गिलोय की खेती के लिए पहले मिट्टी को भुरभुरा बना ले। ऐसा करने से पौधों को लगाने में आसानी होती है। खेतों में गिलोय लगाने से पहले खेत की जुताई करके खेत को खरपतवार से मुक्त कर ले। गिलोय के लिए 75 किलो नाइट्रोजन के साथ 10 टन उर्वरक की खुराक सही मानी जाती है। अच्छी बढ़त के लिए करीब 2 से 3 बार निराई गुड़ाई की जरूरत होती है। गिलोय को गांठों सहित तने की कटिंग करके सीधे ही खेत में लगाया जाता है। गिलोय के तने की कटाई पतझड़ के समय की जाती है जब ये 2.5 सेंटीमीटर से ज्यादा व्यास का हो जाता है। आधार का हिस्सा फिर से बढ़ने के लिए छोड़ दे।
जी हाँ, तो ये छोटी सी रिपोर्ट आपने देखी और अब बातचीत को आगे बढ़ाते हैं और सरसों की फसल के साथ मधुमक्खी पालन की जहाँ तक बात है तो डॉक्टर बलराज सिंह, सबसे पहले तो यही समझना चाहेंगे कि जो मधुमक्खी पालन है उसकी क्या स्थिति है आज के समय में, क्योंकि कृषि से जुड़ा एक ऐसा संबद्ध क्षेत्र है जिससे किसानों को अतिरिक्त आमदनी हो सकती है। तो वर्तमान में किस तरह की स्थिति है और कितनी संभावनाएं इस क्षेत्र में आप देखते हैं? बिल्कुल, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल आपने मोना जी पूछा है। ये देखिए, जहाँ तक मधुमक्खी पालन की स्थिति है देश में, उसमें बहुत तेजी से बढ़ोतरी हो रही है पिछले 2 दशकों में खास करके। और मैं अगर बात करूं वर्ष 2000 की, तो कुल देश में शहद का उत्पादन लगभग 10,000 मेट्रिक टन था। और जो गत वर्ष, जो पिछला साल गया है, इसके दौरान शहद का उत्पादन देश में लगभग 1.25 लाख मेट्रिक टन हो गया है और 60% शहद देश से निर्यात हो रहा है। और वर्तमान में देश में लगभग 2.5 लाख जो मधुमक्खी पालक हैं वो विभिन्न राज्यों में, विभिन्न क्षेत्रों में, और जो 2 प्रमुख प्रजातियां हैं उनका पालन करते हैं वैज्ञानिक दृष्टि से मधुमक्खी पालन को अपनाते हुए। और लगभग वो निर्भर करता है मौसम के ऊपर, फसलों के ऊपर। देश में 32 से 35 लाख जो है ना वो बॉक्सेस, हनी बी हाइव्स जो हैं, जिनको बक्सों में वो पालते हैं, वो हर साल, पिछले जो साल गया है उसमें हमारे देश में किसानों ने, मधुमक्खी पालकों ने बनाए हैं और उनका उपयोग किया है। और लगातार केंद्र सरकार का, राज्य सरकारों की मार्फत बहुत सारी योजनाएं, नेशनल बी बोर्ड का, और कोरोना पीरियड में भी केंद्र सरकार ने अलग से इसको बहुत एक बड़ी धनराशि उपलब्ध कराई है मधुमक्खी पालन को देश में, इसके उन्नति के लिए, इस क्षेत्र की संभावनाओं को देखते हुए जहां सरकार की तरफ से भी इसे बढ़ावा दिया जा रहा है, वहीं किसान भी मधुमक्खी पालन को अब अपनाने लगे हैं। लेकिन मधुमक्खी पालन के दौरान किन बातों का आप ध्यान रखें, इस पर चर्चा करेंगे। आइए उससे पहले नजर डाल लेते हैं एक रिपोर्ट पर। इस समय कुछ जगहों पर किसान सरसों की बुआई कर चुके हैं, तो कुछ जगहों पर अभी सरसों की बुआई की जा सकती है। सरसों को पानी की कम जरूरत होती है, यानी सीमित सिंचाई की दशा में भी ये अधिक फायदेमंद है। बुआई के समय 25 से 30 डिग्री तापमान सही रहता है। सरसों बोने के लिए दोमट मिट्टी सबसे उपयुक्त मानी जाती है। सरसों के खेत में पानी ठहरना नहीं चाहिए। खेत में जल निकासी की उचित व्यवस्था करें। जिन किसानों ने सरसों बो रखी है वो फसल में समसामयिक कार्य करें। सरसों में सिंचाई जल की उपलब्धता के आधार पर करें। अगर एक सिंचाई उपलब्ध हो तो 50 से 60 दिनों की अवस्था पर करें। 2 सिंचाई उपलब्ध होने की अवस्था पहली सिंचाई बुआई के 40 से 50 दिनों बाद और दूसरी 90 से 100 दिनों बाद करें। अगर 3 सिंचाइयाँ उपलब्ध है तो पहली 30 से 35 और अन्य 2 30 से 35 दिनों के अंतराल पर करें। बुआई के लगभग 2 महीने बाद जब फलियों में दाने भरने लगे तो उस समय दूसरी सिंचाई करें। इसके अलावा सरसों की फसल को माहू और आरा मक्खी से भी बचाएं। ये तो बात हुई सरसों बोने की, लेकिन किसान इस समय सरसों की फसल के साथ मधुमक्खी पालन करके दोहरी कमाई भी कर सकते हैं। सरसों के फूल के समय मधुमक्खी पालन के बक्से खेत के बाहर चारों तरफ रखने से मधुमक्खी तेजी से शहद इकट्ठा कर लेती है। इसे बेचकर किसान अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। मधुमक्खी पालन शुरू करने के लिए सरकार की ओर से आर्थिक सहायता और प्रशिक्षण भी दिया जाता है। तो ये रिपोर्ट आपने देखी। बातचीत को यहाँ पर आगे बढ़ाते हैं। अश्वगंधा गिलोय की खेती की जहाँ तक बात है, डॉक्टर भट्ट आपसे जानना चाहेंगे कि देश के कौन कौन से इलाके हैं जहाँ पर इसकी खेती बड़े पैमाने पर की जा रही है? यस, जो अश्वगंधा है, जिसको अश्वगंध कहा जाता है, ये हमारे देश में शुष्क क्षेत्र में उगने वाली फसल एक फसल है। और ये अश्वगंधा आपने देखा होगा कहीं हमारे जैसे राजस्थान, आपके मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, महाराष्ट्र, इन क्षेत्रों में ये जो शुष्क एरिया हैं, जो अर्ध शुष्क एरिया, शुष्क एरिया है, क्षेत्र हैं, उन क्षेत्रों में ये
अक्सर उगाई जा सकती है और जंगली प्रजाति भी इसकी होती है, लेकिन ये शुष्क एरिया है, यहाँ पे इनको उगाया जाना चाहिए। अश्वगंधा की खेती यहाँ पे उचित रहेगी। बिल्कुल। आइए आगे बढ़ते हैं। डॉक्टर बलराज सिंह, आपसे जानना चाहेंगे कि ये जो मधुमक्खी पालन किसान करते हैं, किन किन तरह की फसलों के साथ इसे किया जा सकता है, और जैसा कि आज का हमारा विषय है सरसों की फसल के साथ मधुमक्खी पालन, तो क्या खास फायदे हैं सरसों की फसल के साथ इसे करने के? बिल्कुल, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल आपने पूछा है किसानों के हित में। सबसे पहले तो मैं ये बता दूं, देखिए जब मधुमक्खी पालन की बात करते हैं तो हमें ये जानना पड़ेगा कि कौन सी ऐसी प्रजातियां हैं जिनको हम पालतू रूप में मधुमक्खी पालन में अपनाते हैं। तो जब उत्तर भारत की बात करते हैं, मैदानों की बात करते हैं उत्तर भारत के, तो यहाँ पे एक प्रमुख प्रजाति है एपिस मेलिफेरा, जिसको सरसों के साथ जो भी जितना भी आप देखेंगे तो एपिस मेलिफेरा का उपयोग मधुमक्खी पालन के रूप में करते हैं। लेकिन दूसरी हमारी ये तो इटालियन बी है, जिसको 1960 के दशक में देश में लाया गया और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रजाति है। फसलों में परागण का काम करती है और शहद का उत्पादन भी इससे सबसे ज्यादा होता है। इसके अतिरिक्त दूसरी हमारी भारतीय जो एक प्रजाति है एपिस सेराना इंडिका, वो भी एक बहुत महत्वपूर्ण प्रजाति है। चाहे हमारे उत्तरीय तट हो, उत्तर पूर्व के राज्य हों, ईस्ट कोस्ट हो, वेस्ट कोस्ट हो, दक्षिण भारत के राज्य हों जैसे केरल है, तमिलनाडु है, इनमें या पहाड़ी क्षेत्र है, उनमें इसका ज्यादा उपयोग मधुमक्खी पालन के रूप में होता है। और वहां पे चाहे सरसों की फसल होती हो, चाहे उड़ीसा की बात हो, चाहे वो और दूसरे राज्यों की बात हो, तो वहां पर अधिकतर मधुमक्खी पालन के रूप में बी कीपिंग में जो है एपिस सेराना इंडिका का किसान या मधुमक्खी पालक इस्तेमाल करते हैं। अब बात आती है कि फसलों की और मधुमक्खी पालन का क्या आपस में संबंध है। संबंध ये है, मधुमक्खियां जो हैं वो अपना खाना फसलों से प्राप्त करती हैं, दो रूप में प्राप्त करती हैं। एक मरकंद जिसको हम नेक्टर बोलते हैं, तो नेक्टर कितनी मात्रा में उपलब्ध है उस फसल के फूलों के अंदर, और दूसरा पोलन, पराग कण जो है वो कितनी मात्रा में जो है ना मौजूद है। इन दोनों का संबंध मधुमक्खी पालन से है सीधा। और जो फसलें हैं उनमें पुष्पन का, फ्लावरिंग का पीरियड कितना लंबा है। हो सकता है, अब जैसे हम सरसों की बात करें तो सरसों की कई ऐसी किस्में हैं, अलग अलग रूप में हैं, तो उनकी बुआई किसान जो है ना वो सितंबर में चालू कर देते हैं। और अभी जो है कई इलाकों में जो अगेती बोई गई है, तारा मीरा है या दूसरी जो वो उनकी वो हैं जो प्रजातियां हैं, उनमें जो है पुष्पन, जो फ्लावरिंग शुरू हो चुका है कई जगह। चाहे वो रेवाड़ी की बात हो, महेंद्रगढ़ की बात हो, अलवर की बात हो या जयपुर की बात हो। लेकिन जिन्होंने लेट बोई है अक्टूबर में, नवंबर में अभी भी बोई जा सकती है थोड़ा बहुत कुछ, लेकिन अक्टूबर जो है ना मुख्य मौसम है सरसों की बुआई का, तो उसमें जो है ना फूल अभी थोड़ा लेट आएगा। और लगभग हमारी सरसों में जो है ना फूल वो फरवरी तक जाके आता रहता है। तो और इसी तरीके से दूसरी जो फसलें हैं उनका भी सीधा संबंध ये है मधुमक्खी पालन से। माफ कीजिएगा डॉक्टर बलराज सिंह, आपको यहाँ पे रुकना पड़ेगा। दूसरी फसलों के साथ भी मधुमक्खी पालन किस तरह से की जाती है आपसे जानेंगे। इस वक्त हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गए हैं, उनका सवाल ले लेते हैं। रोहित जी इस वक्त जालौन उत्तर प्रदेश से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। जी रोहित जी, स्वागत है आपका, पूछिए अपना सवाल। रोहित जी, टीवी की आवाज बंद कर दीजिएगा, बातचीत में इससे रुकावट आएगी। सीधे फोन लाइन के जरिए बात करें। हेलो जी रोहित जी, अगर आपको मेरी आवाज मिल रही है तो टीवी की आवाज बंद कर दीजिए, फोन लाइन के जरिए बातचीत करें। जी, टीवी की आवाज बंद कर दें, पूछिए अपना सवाल। ये कह रहे हैं मैडम जी कि मुझे एलोवेरा की खेती कैसे करना पड़ेगा। अच्छा, आप एलोवेरा की खेती के बारे में जानना चाहते हैं। चलिए, आज तो हम अश्वगंधा गिलोय के बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन डॉक्टर भट्ट अगर कुछ सुझाव देना चाहें आपको तो आइए उनसे सुझाव दे देते हैं। बहुत बढ़िया आपने पूछा है। जब आप, मुझे लगता है कि आप औषधीय फसल को उगाने में इच्छुक हैं, तो ये एलोवेरा जिसको आपको अगर उगाना है तो वैसे भी इसको उगाने के लिए आपको एरिया जो है, वैसे जैसे मैंने कहा अश्वगंधा के लिए उसी तरह का शुष्क क्षेत्र चाहिए। इसमें ज़्यादा पानी वाला एरिया नहीं चाहिए, क्योंकि आप जैसे राजस्थान में मोस्टली होता है, राजस्थान हरियाणा इसके आसपास के एरिया में ये होता है, तो आप लगा सकते हो। लेकिन एरिया आपका जो भी क्षेत्र में आप लगा, जो भी खेत आपका हो वो इरिगेशन वाला ना हो, पानी वाला क्षेत्र ना हो, उसमें आप लगा सकते हो। और उसको लगाने का आपको फ़ायदा ही होगा, लगा सकते हैं, तो इसमें कोई दो राय नहीं।
आप लगा सकते और इसकी आप जानकारी स्थानीय जो निकटतम कृषि विज्ञान केंद्र है उससे भी ले सकते हैं। और बस आपका झील का इलाका नहीं होना चाहिए जिसमें आप इसकी खेती करें। जी रोहित जी, मुझे उम्मीद है आपके सवाल का जवाब आपको मिल गया होगा और इसी तरह से हमारे कार्यक्रम में चर्चा जारी रहेगी। लेकिन फिलहाल हेलो किसान कार्यक्रम में वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। हम जल्द हाजिर होंगे, आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। अरे भाई सुना नहीं क्या, केसीसी ने किसानों का जिंदगी बदल दिया है। देश के छोटे किसान 1,60,000 रुपए तक का कर्ज बिना किसी गारंटी को ले पाएंगे। ब्याज खोरों से भी पीछा छुटा। मैं तो जैविक खेती का पूरा सामान मंगा लिया, केसीसी का भी कोई दबाव नहीं है। ब्याज चुकाने के लिए पूरा 1 साल मिलता है। समय पर भुगतान करने पर केवल 4% के सालाना ब्याज पे लोन मिल गया मुझे। अपना आधार कार्ड, लेटेस्ट फोटो और जमीन के कागजात लेके अप्लाई करो बस। और नामांकन भरने के लिए जेब भी ढीली नहीं करनी पड़ी। चाचा, उधार चुकाने के 24 घंटे के बाद उतने ही पैसे वापस निकाल सकते हैं। केसीसी ने किसानों की जिंदगी वाकई बदल दी है। तो आप भी किसान क्रेडिट कार्ड अपनाएं और सहजता से ऋण पाएं। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है कार्यक्रम हेलो किसान में। आज इस कार्यक्रम में हम अश्वगंधा और गिलोय की खेती और इसके साथ ही सरसों की फसल के साथ मधुमक्खी पालन के बारे में चर्चा कर रहे हैं। इन विषयों से जुड़े हुए सवाल अगर आप पूछना चाहते हैं तो आप हमारे टोल फ्री नंबर पे कॉल कर सकते हैं। हमारे साथ इस समय एक कॉलर जुड़े हुए हैं, उनका सवाल यहाँ लेते हैं। राजेश जी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं जसपुर उत्तराखंड से, आइए उनसे बात करें। राजेश जी स्वागत है आपका। टीवी की आवाज बंद कर लीजिएगा और पूछे अपना सवाल। राजेश जी टीवी की आवाज बंद कर दीजिए। हाँ जी कर दी मैडम जी, अपना सवाल पूछिए। ये सवाल था, मैंने ना सरसों की बुवाई करी थी 1 महीना पहले। ठीक है। पेंडामेथ्रिन का मैंने उस पर छिड़काव करा था मैडम। तो अब वो सरसों निकल रही है और निकलते ही पीली होकर सूखती जा रही है, इसका कोई उपाय है मैडम? जी देखिए, आपने सरसों की बुआई की और अभी सरसों निकल आ गई है, जर्मिनेशन हो गया है। हाँ जी। लेकिन पीली पड़ रही है, आप ये कह रहे हैं। तो मेरा ये सुझाव है, आप जो है पंतनगर जो कृषि विश्वविद्यालय है वहां किसी वैज्ञानिक से या जो नजदीक कृषि विज्ञान केंद्र है उससे संपर्क करें। वो आपके खेत को देख सकते हैं। कई बार क्या होता है, एक नीचे से जमीन से कीड़ा लगता है, वो पौधों को काटता अगेती उसमें। लेकिन ऐसी स्थिति में आपकी सरसों के पौधे पीले क्यों पड़ रहे हैं, इसका कारण पहले समझना पड़ेगा। देख के ही कोई चीज बताई जा सकती कि किस कारण से। कि हो सकता है आपका जो खेत है वो कहीं झील का तो नहीं है, बहुत ज्यादा पानी तो उसमें भरने की स्थिति नहीं है। तो ऐसी चीज देख के तो मेरा सुझाव आपसे ये है, या तो कृषि विज्ञान केंद्र पे आप किसी वैज्ञानिक से संपर्क करें, या पंतनगर जो कृषि विश्वविद्यालय है वो आपके नजदीक है, वहां से आप संपर्क करें और इसकी पूरी जानकारी लें। जी बिल्कुल राजेश जी, हम उम्मीद करते हैं कि इस सुझाव पर आप अमल करेंगे और कृषि विशेषज्ञ की सलाह लेंगे और इससे जो समस्या आ रही है उसका भी हल निकलेगा। आगे बढ़ते हैं और डॉक्टर भट्ट आपसे जानना चाहेंगे कि अश्वगंधा और गिलोय की खेती की जब हम बात कर रहे हैं तो आपने बताया कि कहाँ इसकी खेती की जाती है, खासतौर पर शुष्क क्षेत्रों में। इसकी खेती किस समय शुरू की जाए, सही वक्त क्या होता है? जहाँ तक अश्वगंधा की बात है, जो अश्वगंधा है जैसे मैंने कहा कि शुष्क क्षेत्रों में होता है, तो इसकी जो बुआई है ये आपको अगस्त के दूसरे तीसरे सप्ताह में शुरू करनी चाहिए। अच्छा। ताकि उससे पहले जो हमारा जो बारिश का मौसम होता है, क्योंकि अगर आप जल्दी इसको फसल को लगाओगे बोओगे तो इसमें आपके जो पौधे हैं, जो पौधे मर भी सकते हैं। तो इसका ये होना चाहिए कि आपको अगस्त के दूसरे या तीसरे सप्ताह में अश्वगंधा को लगाना चाहिए। उसी तरह इसको बीज से लगाते हैं, बीज आप इसमें बोइए। 1 हेक्टेयर में लगभग इसको 15 से 20 किलोग्राम बीज आप इसमें लगा सकते हैं। और ब्रॉडकास्टिंग जैसे आप मतलब छिड़क करके इन बीजों को आप लगाइए। और लगाने के बाद तो थोड़ा सा पानी देना जरूरी होता है। तो उसी तरह जैसे आप गिलोय है, तो गिलोय को भी कटिंग से लगाया जाता है। उसकी आपसे एक पेंसिल साइज की कटिंग 10 सेंटीमीटर 8 से 10 सेंटीमीटर लगभग इसकी कटिंग, जिसमें 3-4 जो है
नोड हों, जो नोड जो होते हैं जिससे फुटाव होने के चांसेस रहते हैं। तो आप इस तरह की कटिंग्स को आप लगाइए, पहले खेत तैयार करिए और इसको भी आपको लगभग अगस्त या ऐसे अगस्त के टाइम, जुलाई अगस्त में आपको इसको लगाना होता है। और मई जून के टाइम पे इसकी कटिंग आप लेकर के जो पुराना पौधा होता है उसे लेकर के और जुलाई अगस्त में इसको आप जो है खेत में लगा सकते हैं। बिल्कुल, आइए आगे बढ़ते हैं। इस वक्त एक कॉलर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनका सवाल लेते हैं। नरेंद्र जी देवास मध्य प्रदेश से हमारे साथ इस समय जुड़े हुए हैं। नरेंद्र जी स्वागत है आपका, पूछे अपना सवाल। नरेंद्र, मेरा सवाल ये है कि मुझे मधुमक्खी पालन के लिए ट्रेनिंग कहाँ से मिलेगी? जी बहुत ही अच्छा सवाल है आपका। बिल्कुल, देखिए नरेंद्र जी देखिए, आप मधुमक्खी पालन का प्रशिक्षण लेना चाहते हैं तो हमारा जो एक तो बांदा कृषि विश्वविद्यालय है, बांदा के अंदर वहाँ पे हमारा सेंटर है ऑल इंडिया कोऑर्डिनेटेड रिसर्च प्रोजेक्ट ऑन हनी बीज एंड पॉलिनेटर्स का। तो वहाँ पे आप ले सकते हैं, वहाँ पर कई प्रोग्राम होते हैं, वहाँ से संपर्क कर सकते हैं। वरना कृषि विज्ञान केंद्र भी जो आपके नज़दीक है देवास में, कृषि विज्ञान केंद्र होगा, वहाँ से आप संपर्क करें। वो भी कृषि विज्ञान केंद्र भी मधुमक्खी पालन के ऊपर ट्रेनिंग कराते हैं, प्रशिक्षण कराते हैं, तो उससे आप संपर्क करें तो वो आपके लिए ठीक रहेगा। वरना लगभग देश में विभिन्न क्षेत्रों में साल भर मधुमक्खी पालन के ऊपर प्रशिक्षण होता रहता है, लेकिन पिछले 2 साल से कोरोना होने के कारण ऐसी स्थिति में अब इसको थोड़ा सा बंद किया था। और इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह, जब तक आपको प्रयोगात्मक प्रैक्टिकल ट्रेनिंग नहीं होगी वैज्ञानिक दृष्टि से मधुमक्खी पालन की, वो सबसे इम्पोर्टेंट है। तो वर्चुअल तो हम कर सकते हैं इसके थ्रू जो है ना आपका जो ऑनलाइन जो है, लेकिन उसका जब तक आप नहीं देखेंगे कि बक्सा किस साइज का, उसमें कितने चैम्बर्स होते हैं, रानी मधुमक्खी क्या होती है, उसका क्या काम है, वर्कर्स क्या काम करते हैं, ड्रोन्स क्या काम करते हैं और ब्रूड क्या होता है, तो ये सारी चीजें क्या क्या उसमें सावधानियां रखनी चाहिए। तो इसलिए प्रशिक्षण बहुत महत्वपूर्ण होता है और प्रशिक्षण आपका लेना जरूरी है। तो कृषि विज्ञान केंद्र आपका देवास का या फिर बांदा, क्योंकि हमारा जो मध्य प्रदेश के अंदर AICRP का भी कोई सेंटर नहीं है, लेकिन जल्दी इनको चीज वहां पे जरूर होगी, तो आप उससे संपर्क कर सकते हैं। बिल्कुल आप संपर्क करेंगे और प्रशिक्षण प्राप्त करेंगे, ऐसे हम उम्मीद करते हैं। आगे बढ़ते हैं यहाँ पर और डॉक्टर बलराज सिंह आपसे जानना चाहेंगे कि जैसे कि हम बात कर रहे थे कि सरसों की फसल के साथ मधुमक्खी पालन कर रहे हैं तो किसानों को काफी फायदा होता है, जो मधुमक्खी उन्हें अच्छा नेक्टार मिल जाता है, लेकिन इसके साथ ही ये भी कहा जाता है कि जो किसान खेती कर रहे हैं सरसों की, उन्हें भी इस लिहाज से फायदा है कि उत्पादकता बढ़ जाती है। तो कैसे उत्पादकता बढ़ती है, ये समझना चाहेंगे। बिल्कुल, देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल आपने पूछा है। देखिए सरसों में कई, मैंने कहा, प्रजातियां हैं, अलग अलग किस्में हैं उनकी। एक तो तोड़िया जिसको हम रेप सीड, और एक सरसों तो ब्रेसिका रापा, वो जो है आपकी क्रॉस पॉलिनेटेड है, जबकि ब्रेसिका जूनिसिया जिसको सरसों बोलते हैं वो सेल्फ पॉलिनेटेड है। तो ऐसी स्थिति में जो मैं आपको पहले ही बता दूं, जितनी भी परपरागित फसलें हैं, चाहे वो एप्पल हो, सेब हो, चाहे वो लीची हो, चाहे वो अमरूद हो, चाहे वो अनार हो, चाहे वो लौकी हो, तुरई हो, जितनी भी परपरागित क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉप्स हैं, उनका तो बगैर परागण में सहायता के काम नहीं चल सकता। आपने कोई लौकी की बेल लगा दी तो आपका काम नहीं चलेगा, मधुमक्खियां अगर वहां नहीं होगी, क्योंकि उसकी नेचर ऐसी मोनोसियस प्लांट है, एक ही बेल के ऊपर नर और मादा फूल अलग जगह पे होते हैं। इसी तरीके से बहुत सारी फसलों में जब सेल्फ पॉलिनेशन होते हुए भी, सेल्फ पॉलिनेटेड होते हुए भी उनको एडिड पॉलिनेशन की जरूरत पड़ती है, पॉलिनेशन में सहायता की जरूरत पड़ती है, जिसका एक उदाहरण जो है सरसों है, उसमें यील्ड में इजाफा होता है, इसलिए क्योंकि पोलन बहुत स्टिकी होता है उसका। तो ऐसी स्थिति में जैसे टमाटर है, वो भी सेल्फ पॉलिनेटेड है, खुले खेत में हवा फूलों को हिलाती है तो पॉलिनेशन हो जाता है, लेकिन जब उसी को टमाटर को आप ग्रीन हाउस में लगाते हैं तो एयर मूवमेंट नहीं है। तो इस बात से आप समझ के चलिए। तो इसके अंदर, सरसों के अंदर भी हम जो हैं इनको 2 भागों में बांटा। तो सेल्फ ज्यादा जो प्रतिशत जो उगाई जाती है वो हमारी सरसों है, ब्रेसिका जूनिसिया है, 90% उसी का उपयोग है, लेकिन उसमें भी सेल्फ पॉलिनेटेड होते हुए
मधुमक्खियों के पोलिनेशन के कारण 30 से 40% ईल्ड में उसकी उपज में इजाफा होता है और तेल की मात्रा में भी आधा प्रतिशत से 1% इजाफा जो है बढ़ोतरी वो पोलिनेशन के कारण होती है। और तो दोहरा फायदा है अगर सरसों की खेती कर रहे हैं आप और साथ ही मधुमक्खी पालन भी कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं यहाँ पर डॉक्टर भट्ट, आपसे जानना चाहेंगे कि अश्वगंधा और गिलोय की खेती करने वाले किसानों के लिए कुछ अच्छी उन्नत किस्मों के बारे में बताएं। बहुत अच्छा सवाल आपने किया है। यहाँ पे उन्नत किस्में बहुत ज़रूरी होते हैं किसी भी फसल को उगाने के लिए जी। और जैसे कि हमारे किसान भाई बहुत उत्सुक रहते हैं कि हमें जड़ी बूटियाँ और मेडिसिनल प्लांट्स की खेती करनी है और वो ऐसे भटक जाते हैं कि मार्केट से या बाज़ार से या मंडी से बीज को खरीद कर लाते हैं जो कि उचित नहीं है, क्योंकि अगर आप बीज कहीं जो रजिस्टर्ड जो वैसे सर्टिफाइड बीज नहीं होते हैं उनसे आपको ज़्यादा फायदा नहीं होगा, आपको बाजार में सही मूल्य नहीं मिल सकता है। इसलिए मैं आप लोगों से ये रिक्वेस्ट करूँगा कि आप जो भी बीज लें वो एक इस संस्थान से लें जो सरकारी संस्थान है। जैसे अगर आपको बीज लेना है तो मंदसौर में एक एग्रीकल्चर कॉलेज है JNKVV का, वहाँ पे आप जो है आप अश्वगंधा के बीज जैसे जवार अश्वगंध 20 और जवार अश्वगंध 134, उसी तरह एक और अश्वगंध है उसके बीज आप वहाँ से ले सकते हैं। 3 तरह की प्रजातियाँ, 3 तरह के वहाँ पे वैरायटीज़ हैं। और उसी तरह और हमारे सीमैप जो लखनऊ है, सीमैप में भी बहुत सारी जैसे पोषिता करके एक वैरायटी है, तो सीमैप से भी आप जाकर के लखनऊ से जाकर के बीज ले सकते हैं, उसको आप अपने खेत में उगा सकते हैं। लेकिन जहाँ तक गिलोय की बात है, गिलोय में अभी कोई इस तरह की कोई वैरायटी नहीं है, तो आप इसके अपने आसपास जो भी गिलोय के मतलब होता है वो आप उसको आप कटिंग लेकर के अपनी खेती में लगा सकते हैं। जी बिल्कुल। आइए अब आगे बढ़ते हैं, हमारे साथ एक कॉलर इस समय जुड़े हुए हैं, उनका सवाल ले ले। शगुन जी इस वक्त समस्तीपुर बिहार से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका, पूछिए अपना सवाल। श्रवण जी मेरी आवाज मिल रही है आपको? जी हाँ मैडम, आवाज जी। टीवी की आवाज बंद रखिएगा जी, अपना सवाल पूछिए। जी बिल्कुल। हेलो जी पूछिए अपना सवाल। मैडम मैं समस्तीपुर बिहार से बोल रहा हूँ, श्रवण कुमार। मैं बोल रहा हूँ क्या, मैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय पूसा से राजेंद्र सुफलाम राई का बीज लिया है और मुझे कल बुआई करना है। और बुआई करने के बाद मुझे क्योंकि अभी जो समय थोड़ा लेट चल रहा होगा शायद राई को लेकर के, तो क्या उसका यील्डिंग घट सकता है या फिर अच्छा रहेगा, या मुझे बुआई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? राई यानी सरसों की बुआई के लिए जाना चाहते हैं जी। अभी आप कर सकते हैं, इसमें बस एक ही ध्यान रखना है, ज्यादा लेट नहीं होना चाहिए, क्योंकि अक्सर इन तिलहन फसलों की जिसमें सरसों और उसके दूसरे वर्ग के सरसों जैसी वर्ग के जो फसलें आती हैं उसी का एक वो है ये, तो उसका बीज उपचार आप करिए। एक तो क्योंकि आपकी जमीनों में नमी की मात्रा ज्यादा रहती है, हो सकता है जो भूजनित जो कवक है, जो सॉइल बॉर्न फंगस है, वो ज्यादा तादाद में आपकी जमीनों में हो, तो ऐसी स्थिति में बीज उपचार और बहुत ज्यादा मॉइस्चर खेत में नहीं होना चाहिए। आप उसकी बुआई करिए तुरंत, ज्यादा लेट उसको करने की जरूरत नहीं है। बाकी आप फिर आगे अगर इस पे चर्चा करना चाह रहे हैं कि इसकी बुआई के बाद मैं मधुमक्खी पालन करना चाह रहा हूं, तो हमारा सेंटर जो है ना पूसा बिहार, जो आप केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय की बात कर रहे हैं, ICRP का सेंटर वहां पे है, आप वहां संपर्क कर सकते हैं और अतिरिक्त जानकारी आप वहां से प्राप्त कर सकते हैं। बिल्कुल। तो श्रवण जी मुझे उम्मीद है कि आप संपर्क स्थापित करके जो तमाम जानकारियां हैं वो जरूर हासिल करेंगे और प्रशिक्षण लेने के साथ ही मधुमक्खी पालन की भी शुरुआत करेंगे, इससे आपको काफी अच्छा मुनाफा होगा। आगे बढ़ते हैं, डॉक्टर बलराज सिंह आपसे जानना चाहेंगे कि जो सरसों की खेती है मुख्य रूप से किन किन राज्यों में ज्यादा बड़े पैमाने पर होती है, जहां पर एक अच्छी संभावना है किसानों के लिए मधुमक्खी पालन की? बिल्कुल, बहुत ही महत्वपूर्ण बात आपने पूछी है मोना जी। देखिए सरसों की खेती के लिए जो अग्रणी राज्य हैं उसमें राजस्थान, मध्य प्रदेश, हरियाणा में भी है, पश्चिमी हरियाणा, इसके अतिरिक्त उत्तर प्रदेश का बुंदेलखंड का इलाका, महाराष्ट्र, ऐसे तो पूरे देश में होती है, पर जो प्रमुख राज्य हैं वो 2 हैं, राजस्थान और मध्य प्रदेश। इसके अतिरिक्त हरियाणा में भी काफी बड़ा इलाका है, उत्तर प्रदेश में बुंदेलखंड का इलाका, और देश के अलग अलग भागों में होती है। और लगभग जो है 6.7 मिलियन हेक्टेयर पे, लगभग 65 से 67 लाख हेक्टेयर पे सरसों की खेती इस देश में होती है। और जो 3 प्रमुख जो तिलहन फसलें हैं, जिसके अंदर हमारा सोयाबीन, जिसके अंदर हमारी मूंगफली
और सरसों, तीनों में अगर योगदान की बात करूं, वो तीनों मिलकर लगभग 80-85% योगदान तिलहन का इस देश में करती हैं। तो उसमें सरसों का जो योगदान है वो 35 से 37% के लगभग है अकेला, और बड़े पैमाने पे इसकी खेती इन राज्यों में होती है। तो निश्चित तौर पे जहां खेती होगी वहां पे, क्योंकि इसमें भरपूर मात्रा में खाना, मधुमक्खियों के लिए खाना, नेक्टर के रूप में, मरकंद जिसको बोलते हैं हिंदी में, और पोलन के रूप में उपलब्ध है। और फ्लावरिंग का पीरियड जो है, जो पुष्पन का जो अवधि है, वो भी लंबी है, अलग अलग समय पे, क्योंकि बुआई करती, कई अगेत्य बुआई करते हैं, जैसे हमारे किसान साथी अभी बोने की बात कर रहे थे बिहार से। तो इस तरीके से मार्च तक बिहार जैसे इलाकों में या तराई के इलाकों में इसमें मार्च के आखिर तक भी इसमें पुष्पन, फ्लावरिंग होती है। तो लंबा पीरियड तक जो हमारी मधुमक्खियों को खाना मिलता है, लेकिन इसमें कई सावधानियां रखने की जरूरत है, जिनकी हम चर्चा कर सकते हैं। तो क्या सावधानी रखनी हम आगे बात करेंगे, लेकिन फिलहाल कार्यक्रम में वक्त हो गया है एक और छोटे से ब्रेक का। जल्द हाजिर होंगे, आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। कोरोना वायरस के खतरे से बचते हुए फसल की कटाई, बिक्री, खरीद, नई फसल की जुताई और बुआई सुरक्षित हो सकती है अगर हम लगातार हाथों को साबुन और साफ पानी से नियमित अंतराल पर धोते रहें। नाक, मुंह को मास्क, गमछे या कपड़े से ढक कर रखें। आंख, कान, नाक, मुंह न छुएं। आपस में 2 गज की दूरी बनाए रखें। मास्क और 2 गज की दूरी के मंत्र को अभी हमें छोड़ना नहीं है। फसलों की बुवाई एवं कटाई करते समय आपस में कम से कम 2 गज की दूरी बनाए रखें। फसल की कटाई करने के बाद छोटे छोटे ढेरों में इकट्ठा करें। कृषि के औजारों की समय समय पर सफाई करें। एक दूसरे के साथ औजारों की अदला बदली न करें। श्रमिकों के शौचालयों और हाथ धोने की जगह की ठीक से सफाई जरूरी है। बुआई, कटाई एवं मड़ाई के दौरान इस बात का ध्यान रखें कि इन स्थानों के आसपास कोई थूके नहीं। कंबाइन, हार्वेस्टर, थ्रेशर, जुताई और बुआई की मशीनों को इस्तेमाल से पहले साफ करें। मशीनों के इस्तेमाल से पहले और इस्तेमाल के बाद हाथ साबुन से साफ करें। वाहनों, बोरियों, थैलियों और पैकिंग के दूसरे सामान की साफ सफाई पर भी खास ध्यान दें। खरीद केंद्र पर आने से पहले किसानों एवं श्रमिकों की जांच। खरीद केंद्रों पर भीड़ न लगाएं एवं किसानों को बारी बारी से बुलाएं। गोदामों पर खरीदी हुई फसल को लेने में शीघ्रता करें ताकि किसानों एवं श्रमिकों को रुकना ना पड़े। कोरोना के खतरे से बचाव और अधिक जानकारी के लिए आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करें। देश में खाद्य सुरक्षा के ये सिपाही भोजन की निरंतर उपलब्धता को सुनिश्चित करते हैं। किसान स्वस्थ रहें, तभी हम कोरोना वायरस से जीत पाएंगे, आगे बढ़ पाएंगे। किसान सबल, देश प्रबल। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं कार्यक्रम हेलो किसान। इस समय हमारे साथ एक कॉलर जुड़े हुए हैं, तो आइए बिना देर किए हुए उनसे बातचीत करते हैं। शंभू साझी इस वक्त देवघर झारखंड से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जी शंभू जी, स्वागत है आपका, पूछे अपना सवाल। शंभू जी, मेरी आवाज मिल रही है क्या आपको? हेलो शंभू जी, मेरी आवाज मिल पा रही है आपको? चलिए, लगता है हमारा संपर्क टूट गया है और बातचीत को यहाँ पर आगे बढ़ाएंगे। और जैसा कि आज का हमारा विषय है अश्वगंधा और गिलोय की खेती, इसके अलावा हम सरसों की फसल के साथ मधुमक्खी पालन के बारे में भी चर्चा कर रहे हैं। तो आइए जानते हैं अश्वगंधा और गिलोय की खेती के बारे में कुछ और। डॉक्टर भट्ट, आपसे जानना चाहेंगे कि ये जो फसलें हैं ज़ाहिर तौर पर इनमें औषधीय गुण है और इसलिए इनकी अच्छी खासी मांग है। तो ऐसे में इनकी जो पैदावार है वो अच्छी और गुणवत्ता युक्त हो, ये बेहद ज़रूरी है। तो ऐसे में खेती के दौरान किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? पोषक तत्व प्रबंधन किस तरह से करना चाहिए, ये बताएं हमें। ये बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा मोना जी। और वाकई जो है, अगर कोई भी फसल, चाहे वो आप खाद्यान्न फसल हो चाहे औषधीय फसल हो, उसको आपको उगाने के लिए एक तो सबसे पहले सही समय पर कब बीज को बोएं
ये आपको ध्यान होना चाहिए, इसकी जानकारी होनी चाहिए। और खेत की तैयारी कैसे होनी चाहिए इसका भी आपको बहुत जानकारी होनी, अच्छा ज्ञान होना चाहिए। जैसे अगर आप अश्वगंधा अगर बोते हैं तो अश्वगंधा को बीज जहाँ बोएंगे, तो जैसे मैंने कहा कि शुष्क क्षेत्र में होती है, तो थोड़ा ये दोमट बलुई मिट्टी जो है जहाँ पे हो, वहाँ पे इस मिट्टी वाले क्षेत्र में आपको लगानी, इसको किसकी खेती करनी चाहिए। और उस खेत को अच्छी तरह से 2-3 बार इसकी जुताई करिए। इसको अच्छी तरह से कम से कम लगभग जो है इसको गहराई से इसको जो आपको करना चाहिए, इसकी जुताई करनी चाहिए। और जो खाद है वो खाद आपको रासायनिक खाद के बजाय आपको जो है कंपोस्ट है या वर्मी कंपोस्ट है या अपनी तैयार करी हुई जो खाद है उसको आपको उपयोग करना चाहिए। क्योंकि ये औषधि पौधे हैं, औषधि पौधों को आपको पता ही है कि इनको हमने औषधि के रूप में इस्तेमाल करना है। तो जितना आपको अपना जो है कंपोस्ट खाद या ये ऐसी खादें आपको जो है, जैसे आपको नीम का है, हरी खाद है, ये सारी खादें आप इसमें डालनी है। और अगर आप चाहो तो थोड़ा सा, जैसे अश्वगंधा में आप लगभग 15 किलो आप नाइट्रोजन और ऐसे 25 किलो के लगभग आप 1 हेक्टेयर में आप पोटास को आप डाल सकते हैं। तो ये अगर आप सही तरह से आप डालोगे, इसका अगर सही आप जुताई करोगे, सही तरह से मिट्टी की पहचान करवानी बहुत जरूरी है सबसे पहले। तो ये आप बहुत अच्छी, ये बहुत सारी जानकारी बेहतर है कि जो रसायन मुक्त खेती है वही आप करें, अश्वगंधा गिलोय की जहां तक बात है। आइए आगे बढ़ते हैं। अगले कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं। देवेंद्र जी इस वक्त कन्नौज उत्तर प्रदेश से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आइए उनसे बात कर रहे हैं। लगता है हमारा संपर्क टूट गया है, बातचीत को यहाँ पर आगे बढ़ाएंगे। जी डॉक्टर बलराज सिंह, अब आपसे जानना चाहेंगे, जैसे कि ब्रेक पर जाने से पहले आपने बताया कि मधुमक्खी पालन से काफी फायदा तो है, लेकिन इस दौरान कुछ सावधानियां बरतनी भी बेहद जरूरी है। तो कौन सी हैं वो सावधानियां? देखिए, जब सरसों की फसल की बात करते हैं, मैंने उस पर चर्चा की, सबसे ज्यादा खाना मधुमक्खियों के लिए और सबसे ज्यादा शहद का उत्पादन, अगर मैं बात करूं जितना शहद देश में उत्पादन है आज, अब सरसों की फसल के बाद मधुमक्खी पालक इन अपने जो बी हाइव्स हैं, जो उनकी बक्से हैं, उनको दूसरी जगह माइग्रेट करते हैं, स्थानांतरित करते हैं। कभी यूकलिप्टस पे लेके जाते हैं, कभी नीम पे लेके जाते हैं, कभी जामुन पे, लीची में लेके जाते हैं, फिर सेब के बगीचों में लेके जाते हैं। और जब कुछ नहीं बचता तो फिर हमारा लाहौल स्पीति के अंदर एक जंगली अजवाइन, वाइल्ड थाइम, या वहाँ पे किकर उगती है, वहाँ तक वो जाते हैं और फिर वापस बाजरे की फसल में आते हैं। अब चलिए भाई, कम से कम नेक्टर नहीं मिलेगा तो बाजरे की फसल में पोलन तो मिल जाएगा हमें, कम से कम उनको जो हम सब्स्टिट्यूट के रूप में चीनी का घोल देते हैं डर्थ पीरियड में, जब खाना नहीं होता, तो वो हमें नहीं देना पड़ेगा। तो सावधानी ये है कि जब किसान सरसों की फसल में जब फूल आते हैं, फूल जब आगे चल के एक कीड़ा लगता है जिसको हम चेपा, माहू, एफिड बोलते हैं इंग्लिश में, तो एफिड के अगेंस्ट या दूसरी जो बीमारियां या और कोई कीड़ा भी अगेती अवस्था में भी आता है, खास करके मैं ये कहूंगा हमारे किसान भाइयों को, अब तो वो ज्यादातर बुआई हो चुकी है, लेकिन आगे के लिए ध्यान रख सकते हैं। बिल्कुल, माफ कीजिएगा डॉक्टर बलराज सिंह, आपको यहाँ पे रोकना पड़ेगा। रोग व कीट प्रबंधन के बारे में आपसे हम जानेंगे। एक कॉलर इस बीच हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनका सवाल ले लेते हैं। भूपेंद्र जी इस वक्त हमारे साथ सागर मध्य प्रदेश से जुड़े हुए हैं। भूपेंद्र जी, मेरी आवाज मिल रही है अगर आपको, तो कृपया टीवी की आवाज बंद कर दीजिए और अपना सवाल पूछिए। भूपेंद्र जी, मेरी आवाज मिल रही है आपको? जी जी हाँ जी, बताइए क्या जानना चाहते हैं आप? मैडम, ये सरसों की सबसे कम अवधि वाली कौन कौन सी किस्में अपन बो सकते हैं, और चना मसूर कटने के बाद इसकी बुआई की जा सकती क्या? जी 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 आ रही आवाज। नहीं, देखिए, चना और मसूर कटने के बाद तो इसकी बुआई करना संभव नहीं है, लेकिन जो प्रजातियां हैं कम अवधि की, निश्चित तौर पर उनकी आप अगले साल बुआई कर सकते हैं। वर्तमान में तो जो मुख्य प्रजातियां उन्हीं की बुआई आप कर सकते हैं। और मैं आपको कहूंगा कि आप अपना जो स्थानीय कृषि विज्ञान केंद्र है उससे संपर्क करें और वहां से जानकारी लें पूरी कि आपके इलाके के लिए, मध्य प्रदेश के लिए कौन सी प्रजाति, चाहे वो मुख्य फसल की हो, चाहे वो शॉर्ट ड्यूरेशन वैरायटी हो, कौन सी चलती है आपके इलाके में। क्योंकि हो सकता आपके इलाके में कुछ ज़्यादा दूसरी किस्म जो प्रचलित हो, जो आपके कृषि विश्वविद्यालयों ने या वहाँ दूसरे उन्होंने संस्थानों ने निकाली हुई हैं। तो मेरा सुझाव आपसे यही है कि वो करें आप। और बाकी मसूर और चने की कटाई के बाद, सरसों की रबी के बाद बुआई नहीं हो सकती, तो वो आप ध्यान रखिएगा।
लेकिन अगर आप अब इस बार, क्योंकि सरसों का भाव किसानों को अच्छा मिला है, तो इस बार सरसों का इलाका पूरे देश भर के जहाँ जहाँ सरसों की खेती होती है काफ़ी बड़ा है और किसान इस बार काफ़ी मेहनत कर रहे हैं उसके ऊपर, ताकि हमारे देश में तिलहन का उत्पादन हो। और जब इन फसलों का क्षेत्रफल बढ़ेगा तो निश्चित रूप से इसमें आय को अधिक करने के लिए आप जो है मधुमक्खी पालन भी साथ में कर सकते हैं। और मधुमक्खियों के लिए सबसे ज़्यादा खाना नेक्टर और पोलन के रूप में इन तिलहन फसलों में, जिसमें सरसों, तोड़िया या आगे आप जो सनफ्लावर, सूरजमुखी की बात, वो अब नहीं होगी, वो तो समर में, ग्रीष्मकालीन में अगर कहीं पानी का प्रबंध है तो उसकी खेती हो सकती है। तो निश्चित रूप से आपको मैं सुझाव दूंगा, आप अपने स्थानीय कृषि विज्ञान केंद्र से संपर्क करिए, कृषि अधिकारियों से संपर्क करिए और उसका आप पता लीजिए। जी जी, चलिए अब आगे बढ़ते हैं इस कार्यक्रम में। डॉक्टर भट्ट, आपसे जानना चाहेंगे कि जैसे कि आपने बताया अश्वगंधा गिलोय की खेती शुष्क क्षेत्रों में की जाती है, तो पानी की बहुत ज्यादा आवश्यकता तो नहीं है, तो ऐसे में जो सिंचाई की व्यवस्था है किसानों को वो किस तरह से करनी चाहिए? देखिए, सिंचाई तो इसमें इसकी बहुत जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि जो अश्वगंधा जो है उसको आपको लेट मानसून के बाद लगाना है, मतलब जुलाई अगस्त में उस समय लगाना है, तो पानी की बहुत ज़्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी इसमें। और सिंचाई में भी इसमें पानी का ठहराव होना नहीं देना चाहिए। अगर पानी का ठहराव इसमें करेंगे तो फसल खराब भी हो सकती है। आपके फसल का जो पीरियड है जो वो लंबा खींच सकता है, पकने में आपको देरी हो सकती है। अश्वगंधा में बेशकर, खासकर अश्वगंधा में और गिलोय में भी आपको ध्यान रखना चाहिए कि ये इसमें ज़्यादा पानी की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, तो आप इसको सिंचित। इसके अलावा रोग व कीट की समस्या किस तरह की आ सकती है इन फसलों में, डॉक्टर भट्ट? जैसे आपने सही सवाल पूछा है कि इसमें जो बीमारियां हैं या कीट पतंग, जो बीमारियां हैं, इसमें इन फसलों में बीमारियां बहुत कम आती हैं। अगर अश्वगंधा को आपने प्री मानसून मतलब उस समय लगाया, जब बारिश होने से पहले या बीच में लगाया, तो उस समय आपकी पौध अगर लगाओगे तो इस पौध में आप मरने की चांसेस रहते हैं, आपको इसके बहुत नुकसान हो सकता है। इसलिए आपको जो है, और जो कीट पतंग है उसके लिए बहुत जो बीमारी हैं, जैसे कुछ बीमारियां इसमें लग जाती हैं अश्वगंधा में, उसके लिए आपको जैसे आपने जो नीम है, नीम केक आप डाल सकते हैं, या कुछ इस तरह के जो अपने जो है वैसे जो घर की चीज़ें हैं उनको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। नीम का इस्तेमाल करिए, जिससे आपकी उसमें बीमारी नहीं लगेगी। वैसे बीमारियां इन फसलों में नहीं होती, नहीं लगती ज़्यादा, तो इसमें डरने की कोई बात नहीं है। आइए आगे बढ़ते हैं। इस वक्त हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गए हैं, उनका सवाल लेते हैं। अनिल जी धर्मशाला हिमाचल प्रदेश से इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनिल जी, स्वागत है आपका, पूछे अपना सवाल। गुड इवनिंग एंड माय क्वेश्चन टू पैनलिस्ट। बिफोर आई पुट अप माय क्वेश्चन, गुड इवनिंग टू पैनलिस्ट। मेरा एक छोटा सा सवाल है कि मैं जहाँ रहता हूँ तो वहाँ पे ना, मतलब जो मधुमक्खियाँ हैं वो 3 किस्म की होती है। एक छोटी, उसका जो हनी होता है व्हाइट कलर का होता है, और जो फीमेल होती है उसको हमारे यहाँ लोकल लैंग्वेज में कहते हैं बनौरी, उसका जो शहद होता है वो ब्लैकिश होता है, और एक होता है बनौर, उसमें मिक्स होते हैं, दैट इज मेल और फीमेल। तो इन तीनों में जो सबसे बेस्ट हनी होता है वो कौन सा होता है? नंबर 1। नंबर 2, जैसे 25-30 साल पुराना जो शहद होता है, वाकई दैट इज वेरी प्रेशियस, ये जरा इनसे कंसर्न करना है। जी देखिए अनिल जी, आप धर्मशाला से बोल रहे हैं, तो मैं आपको ये सुझाव दूंगा कि पालमपुर जो कृषि विश्वविद्यालय है, वहाँ आपको अगर कभी मौका मिले आप जा सकते हैं तो वहाँ जाइए। और हमारा जो AICRP का ICR का जो सेंटर है मधुमक्खी पालन का, AICRP ऑन हनी बीज एंड पॉलिनेटर्स का ऊपर वो केंद्र वहाँ पे है, और वहाँ पे पुराने टाइम में बहुत अच्छा काम हुआ है। बहुत पुरानी लैब भी वहाँ पे स्थापित की गई है 90s में जो है कभी, तो वो आपको बताएंगे कि प्रजाति कौन सी आप बात कर रहे हैं। मैं यहाँ आपके कहने से नहीं अंदाजा लगा सकता। हो सकता आप स्टिंगलेस बीज की बात कर रहे हो, या फ्लोरिया, जो एपिस फ्लोरिया, ये जंगली प्रजाति है एपिस फ्लोरिया, अभी तक इसको पालतू नहीं बनाया जा सका है। या आप जो बात कर रहे हैं वो एपिस सिराना इंडिका की हो सकता है, कोई वहां पे प्रजाति पहाड़ों में अलग किस्म की प्रजाति कोई मौजूद हो, सब स्पीसीज जो हो, तो आप एक बार वहां संपर्क करें। और जहां तक शहद की बात है, शहद डिपेंड करता है वो खाना क्या है। जब आप जंगली अजवाइन लाहौल स्पीति में उगती है, जब कहीं फूल नहीं आता, तो उससे निश्चित रूप से अगर ज्यादा कंटेंट आएगा नेक्टर के रूप में, पोलन के रूप में, तो उसकी जो है थोड़ी गुणवत्ता अलग होगी। सरसों के शहद के अंदर
ज्यादा प्रोडक्शन सरसों से होता है, क्योंकि सबसे ज्यादा खाना और इलाका और मौसम तीनों उसके लिए अनुकूल हैं मधुमक्खी पालन के लिए। तो 60% जो योगदान सरसों का यह शहद उत्पादन में। लेकिन सरसों के में क्या है, शहद के अंदर वो जम जाता है, क्रिस्टलाइजेशन जिसको हम बोलते हैं, ग्लूकोज और फ्रक्टोज का जो रेशियो होता है वो थोड़ा सा कुछ बदलने के कारण वो जम जाता है, लेकिन वो शुद्ध होता है और सबसे ज्यादा हमारा एक्सपोर्ट भी उसी का है। तो भिन्न भिन्न प्रकार से आप जो है ना, मेरा सुझाव है आपसे कि हमारे पालमपुर जो कृषि विश्वविद्यालय उसमें आप जाइए और हमारे साथी जो वहाँ इंचार्ज हैं उनसे, ICRP के जो देखते हैं उनसे संपर्क करिए और उनको दिखा सकते हैं आप कि ये प्रजाति की मैं बात कर रहा हूँ। तो निश्चित रूप से शहद पुराना हो लेकिन अगर शुद्ध होगा तो वो उसकी गुणवत्ता में कोई हास नहीं होता है। वो उसके डिपेंड करता है कि किस क्रॉप से उसका जो है ना नेक्टर और पोलन आया है। बाकी अगर अच्छा है, मिलावट नहीं है, तो निश्चित रूप से उसमें कोई गुणवत्ता के अंदर कोई गिरावट नहीं आती है। बिल्कुल। इसी से जुड़ा मेरा अगला सवाल है डॉक्टर बलराज सिंह की, किस किस तरह के जो उत्पाद है मधुमक्खी पालन से वो किसानों को मिलते हैं और किस तरह की मांग इन उत्पादों की है बाजार में? बिल्कुल, देखिए पहला उत्पाद तो मैं मोना जी साफ कहूं आपको, मधुमक्खी जब पालन की बात करते तो पहला उत्पाद पॉलिनेशन है कि हमारा जो खाना है, हमारी जो फसलें हैं, और मैंने बात की परपरागित फसलें, वो निश्चित रूप से परपरागित फसलें एडिड पॉलिनेशन में सहायता के ऊपर निर्भर हैं। सहायता कौन करती है? मधुमक्खियां। उनका 70 से 75% योगदान है। बाकी 20 से 25% में भंवरे हैं, ततैये हैं, तितलियां हैं, चमगादड़ हैं, आपके जो है ना पानी है, हवा है, ये करती है। तो ये, और जब दूसरे उत्पाद की बात करते हैं मधुमक्खी पालन के दौरान, शहद मेजर प्रोडक्ट है। उसके अलावा जो बाई प्रोडक्ट्स हैं उसके अंदर हमारा रॉयल जेली है, इसका विष है, वैनम जिसको बोलते हैं, उसका बड़ा उपयोग है आयुर्वेदिक दवाइयों में, आपके जो जोड़ों में दर्द होता है और दूसरी उनमें उपयोग होता है। उसके अलावा प्रोपेलिस है, उसके अलावा वैक्स, मोम। लेकिन मोम की जब बात करते हैं तो जो हमारी जंगली प्रजातियां, जो अभी भाई धर्मशाला से बोल रहे थे, तो एक रॉक भी होती है जिसको हम बोलते हैं एपिस डॉर्साटा। ये बहुत सक्षम प्रजाति लेकिन जंगली है, लेकिन शुष्क और अर्ध शुष्क जलवायु वाले क्षेत्रों में, जैसे डॉक्टर भट्ट बात करते थे, वहां की पूरी खेती इसी के ऊपर निर्भर है। तो उसके अंदर, क्योंकि वो छत्ता भी बड़ा ज्यादा बनाती है, उसके अंदर मोम का उत्पादन सबसे ज्यादा होता है। तो इसलिए ये उसके बाय प्रोडक्ट्स हैं। उत्पाद है। अगर आप सरसों की फसल लेने के साथ साथ मधुमक्खी पालन भी कर रहे हैं तो बहुत ज्यादा अतिरिक्त आमदनी प्राप्त करने की गुंजाइश यहां पर है। इसी के साथ कार्यक्रम हेलो किसान में यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। जल्द हाजिर होंगे, आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। सारी फसल अच्छी होगी भाई। और अब एक जरूरी सूचना, देश के कुछ राज्यों में किसानों द्वारा बड़े पैमाने पर पराली जलाने से आसमान में धुंध छा गई है। लाखों लोगों को सांस लेने में तकलीफ हो रही है। हर साल हम अपने ही घर फूंकते हैं और तमाशे बनते हैं। ना, मैं ना मानता। ये काम तो बरसों से होता आ रहा है, अब ऐसा क्या नया आ गया? ये देख लो, हमारे रतन काका, पिछले साल की पराली जलाने से जो इनकी खांसी उठी थी, ये अब तक चल रही है। और तो और हमारे सोना उगलने वाली धरती भी बंजर पड़ रही है। बेटा, तुम्हारी बात मान भी ले, पर एक बात बताओ कि पराली को ठिकाने लगाने में भी तो लागत आती है, और ये आग जलाने से ये काम आसानी से हो जाता है। काका, ये बात ना रही, हम कह रहे हैं। देखो, मेरे पास कुछ मशीनों की तस्वीरें भी हैं, मैं तुम्हें दिखाता हूं। ये देखो, ये है हैप्पी सीडर, ये है मल्चर, ये है जीरो टिल ड्रिल, ये है स्ट्रॉ चॉपर, ये है रिवर्सिबल मोल्ड बोर्ड प्लॉ, और ये है रोटावेटर। ये सारी मशीनें अब 50% अनुदान पे मिल रही है, और तो और कस्टम हायरिंग केंद्र लगाने पर सरकार से 80% का अनुदान भी मिलेगा। और ये संकल्प हमारे प्रधानमंत्री जी का है कि अब पराली कोई न जलाए और आधुनिक मशीनों का इस्तेमाल कर पराली खेत में मिलाएं। और मिट्टी की गुणवत्ता को
बढ़ाए। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है कार्यक्रम हेलो किसान में। कार्यक्रम में आइए आगे बढ़ते हैं। इस वक्त हमारे साथ एक कॉलर जुड़े हुए हैं, उनका सवाल यहाँ लेते हैं। डॉक्टर रघुनाथ प्रसाद जी इस वक्त हमारे साथ नालंदा बिहार से जुड़े हुए हैं। जी डॉक्टर रघुनाथ, स्वागत है आपका, पूछे अपना सवाल। हेलो। हाँ जी बताएं, क्या जानना चाहते हैं आप? हमको ग्लोय जो आप कहते हैं ना जी, ग्लोय समुच्चय में भरा हुआ है। अच्छा, उसका कौन उपयोग होगा, कैसे होगा? जी आइए जानते हैं किस तरह से उपयोग करें गिलोय का। जी गिलोय तो एक आपने बाबा रामदेव को भी सुना होगा, रोज जो बताते हैं कि गिलोय में बहुत बिहार में भरा हुआ ग्लोय है। जी जी हाँ मैं बता रहा हूँ, सही है, भरा हुआ है, अच्छी बात है। बिहार में ऐसे एक्चुअली जो गिलोय है, गिलोय जैसे कहते हैं सब ट्रॉपिकल, मतलब गर्म प्रदेश का ये पौधा है। तो ये आपके वहाँ पे बिहार में होगा, जरूर होगा। आप इसका उपयोग कर सकते हैं जब कभी आपको बुखार हो जाए, जब आपको कभी मलेरिया हो जाए, जब आपको कभी डेंगू जैसे बहुत तेज़ी से फैल रहा है, या और भी जैसे जोड़ों का दर्द है, या कई सारी बीमारियां हैं, पेट का है, गिलोय सत्त है। ये आपने बाजार में देखा होगा, जो आयुर्वेदिक दवाइयां होती हैं, इन कई नामों से इसके गिलोय बटी है। ये बहुत इस्तेमाल, आप जैसे कभी भी आप इसको गिलोय को बना करके आप ले करके एक लगभग 10 सेंटीमीटर लंबी एक डंडी को लेकर के उसको आप काट के बारीक बना करके सुखा दीजिए, और सुखाने के बाद उसका काढ़ा बना दीजिए। और वो काढ़ा आप वैसे भी पी सकते हैं। ये आपकी इम्यूनिटी जैसे कहते हैं, जैसे आपने देखा कोरोना में जो है इम्यूनिटी की सख्त कमी है, तो इम्यूनिटी को, आपकी जो शरीर की इम्यूनिटी को, ताकत को बढ़ाएगा। तो इसको इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए आपको सुबह सुबह आप ले सकते हैं इसको, आपका इसका काढ़ा बना करके इसका पानी ले सकते हो। अच्छी बात है, बिहार में हो रहा है और भी कई जगह होता है। तो ये बहुत अच्छा इस्तेमाल। आप जानना चाहेंगे कि जो भी किसान गिलोय उगा रहे हैं या अश्वगंधा की खेती कर रहे हैं, तो बाजार में सप्लाई करने के लिए उन्हें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? खेती तो कर ली है, अब किस तरह से तुड़ाई करेंगे, पैकेजिंग करेंगे और मूल्य संवर्धन किस तरह से करें? बहुत बढ़िया आपने सवाल पूछा है। सबसे मुख्य तो असली फसलों में यही होता है कि आपको बाजार में सही मूल्य इनका मिल जाए जी, तो किसानों को भी मतलब बड़ा फायदा होएगा। और जैसे कि आपके आम फसलें जैसे आप उगाते हैं, गेहूं, धान, उसमें उतना फायदा नहीं होता जितना अगर आप औषधि पौधे उगाएं, तो इसमें आपको दोगुना तिगुना फायदा हो सकता है। आपको हजारों में आप जो है इसकी आप माफ कीजिएगा डॉक्टर भट्ट, यहाँ पर आपको रुकना पड़ेगा। एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनका सवाल यहाँ पर पहले ले लेते हैं। शरद कुमार जी देहरादून से इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जी स्वागत है आपका, पूछे अपना सवाल। टीवी की आवाज बंद कर दीजिएगा कृपया। शरद जी टीवी की आवाज बंद कर दीजिए। शरद जी मेरी आवाज मिल रही है क्या आपको? हेलो, टीवी की आवाज बंद कर दीजिए शरद जी। नमस्कार मैम। शरद जी कृपया टीवी की आवाज बंद कर दीजिए, अपना सवाल पूछिए। जी मैम नमस्कार। नमस्कार, अपना सवाल पूछिए शरद जी। मैम हम ये गिलोय उगाए तो बिक्री कहाँ होगी? जी बिल्कुल, बिल्कुल इसी की बाजार की ही बात अभी हम कर रहे थे। जी डॉक्टर, आप देहरादून उत्तराखंड से हैं, तो अच्छा है कि देहरादून उत्तराखंड में भी ये जो है गिलोय उगाई जा सकती है। और सबसे पहले तो आपको इसको एक हमारा आयुष मंत्रालय है, आयुष मंत्रालय की ऑनलाइन जो है इसकी बिक्री, उन्होंने ऑलरेडी वेबसाइट में अपना एड्रेस दिया हुआ है। आप उसके थ्रू भी उसको आयुष मंत्रालय जो मेडिसिनल प्लांट बोर्ड दिल्ली में है, उनका जो है साइट है, उसमें आप जो है जानकारी ले सकते हैं। और वैसे भी आपको अगर आपको गिलोय बेचना है तो बहुत सारे मार्केट हैं, आप रामदेव जी को बेच सकते हो, और आप उसका और भी अगर कोई जानकारी लेकर के उसका रसायन बना करके भी बाहर एक्सपोर्ट भी कर सकते हो। इसमें बहुत चलिए नजदीकी बाजार को अगर आप ध्यान में रखें तो ये आपके लिए काफी बेहतर होगा कि किस तरह से मांग निकल कर आ रही है, उसके अनुसार आप सप्लाई कर सकते हैं, इससे आपको फायदा हो सकता है। आगे बढ़ते हैं और चलते चलते डॉक्टर बलराज सिंह आपसे जानना चाहेंगे कि जैसे कि सावधानियों की हम बात कर रहे थे, तो जो किसान मधुमक्खी पालन कर रहे हैं कौन कौन सी सावधानियां बरतें? देखिए सबसे महत्वपूर्ण है, जब सरसों की फसल में
फूल आता है, फूल प्रारंभ होने के बाद कई किसान, मैंने बताया, एफिड जो माहू जो चेपा जो कीड़ा है उसके खिलाफ या दूसरी बीमारियों के खिलाफ स्प्रे करते हैं कीटनाशकों का। तो फूल आने के बाद बहुत सावधानी से छिड़काव करना है, क्योंकि हमारी मधुमक्खियां उन फसलों में महत्वपूर्ण काम करती हैं और उनका मरण होता है, मोर्टिलिटी होती है। तो मैं ये सुझाव दूंगा, सरसों जैसी फसल में आप अगर कीटनाशक जैसे एफिड के लिए एमिडाक्लोरोपिड का आप इस्तेमाल करते हैं, फूल आने से पहले आप उसका स्प्रे करें, या बीज उपचार के रूप में, सीड ट्रीटमेंट के रूप में आप उसका उपयोग करते हैं तो वो भी कारगर होता है, उसके अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। इस बात का विशेष ध्यान रखना, कोई भी कीटनाशक आप पूछ के कृषि विज्ञान केंद्र से या वैज्ञानिकों से बात करके कौन सा किस कीड़े के लिए छिड़कना है, उसको कब छिड़का जाए। तो फ्लावरिंग स्टेज के पीरियड में, जिसको ब्लूम पीरियड बोलते हैं, उसमें बहुत सावधानी से या छिड़काव ना करें कुछ कीटनाशकों का, तो बहुत महत्वपूर्ण रहेगा हमारी मधुमक्खी पालन के लिए। डॉक्टर बलराज सिंह और डॉक्टर केसी भट्ट, आप दोनों ने इस कार्यक्रम में हमें बहुत ही अहम जानकारियां दी। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज आपने विस्तार से जाना कि किस तरह से अश्वगंधा और गिलोय की खेती करें, इसके अलावा सरसों की फसल के साथ मधुमक्खी पालन करने के कितने फायदे हैं। आइए आगे बढ़ते हैं और अब आपको कल के विषय के बारे में बता दें। हेलो किसान कार्यक्रम में कल का विषय रहेगा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। तो इस विषय पर आप कल के कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़ सकते हैं। इसके अलावा आप ईमेल के जरिए अपने सवाल हम तक पहुंचा सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है hellokisan2015@gmail.com। साथ ही फेसबुक के जरिए भी आप हमसे जुड़े रह सकते हैं। हमारे फेसबुक पेज पर जाने के लिए हिंदी में टाइप करें हेलो किसान और इसके साथ ही हमारा फेसबुक पेज खुल जाएगा। इसके अलावा दूरदर्शन किसान के कॉल सेंटर नंबर पर भी आप कॉल कर सकते हैं, हमारे टोल फ्री नंबर पर 1800-113060 पर सोमवार से शनिवार सुबह 6 बजे से रात 10 बजे के बीच कॉल करके अपने सवाल दर्ज करा दें। इसके अलावा आपको बता दें कि हेलो किसान कार्यक्रम को आप दूरदर्शन किसान के यूट्यूब चैनल पर भी देख सकते हैं। टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे QR कोड को स्कैन करें और इसके साथ ही आप यूट्यूब चैनल से आप जुड़ जाएंगे और आप हेलो किसान कार्यक्रम के जो एपिसोड्स हैं वो यहाँ पर देख सकते हैं। इसी के साथ हेलो किसान की आज की कड़ी में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत, आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार। अरे 5 to 9 जॉब, भाग दौड़ ऑल द टाइम जॉब, द रोमिंग वाला जॉब, द डेडलाइन वाला जॉब, और आर यू लिविंग